नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द ध्रुव राठी शो के 10th एपिसोड पर। यहां पर हम ऐसी अच्छी और बुरी खबरों की बात करते हैं पिछले कुछ हफ्तों की, जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता या फिर जानबूझकर दबा कर रखा जाता है। दोस्तों, सच कड़वा होता है। अगर आपको कड़वा सच सुनने की आदत नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वीडियो के इस सेक्शन पे, इस पॉइंट पे स्किप कर लीजिए, क्योंकि उस पॉइंट के बाद से मैं खाली अच्छी खबरें सुनाता हूं। नहीं तो मैं रेकमेंड करूंगा आप पूरा वीडियो देखिए। आइए शुरू करते हैं। पहली खबर में है दोस्तों, किसान क्रांति पद यात्रा। मुझे लगता है जितनी कवरेज इसको मीडिया में मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है इससे। हमारे 30,000 से ज्यादा किसान भाइयों ने एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट मार्च निकाली हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए। इनकी कुछ डिमांड्स थी, अपनी प्रॉब्लम्स को इस सरकार के सामने लाकर रख रहे थे और सरकार से मदद मांग रहे थे। 25 सितंबर को इनकी प्रोटेस्ट मार्च शुरू हुई थी हरिद्वार से और 2 अक्टूबर को इनकी मार्च दिल्ली पहुंची। और दिल्ली में पहुंचकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल दिल्ली पुलिस ने इनका स्वागत किया वाटर कैनन्स और टीयर गैस से। बैरिकेड्स लगा दिए गए दिल्ली के बॉर्डर्स पे, इनको घुसने नहीं दिया गया दिल्ली के अंदर। इनकी कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि एक रीजनेबल मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, फ्यूल्स के प्राइसेस को कम कर दिया जाए, 60 साल से ज्यादा की उम्र के जो किसान हैं उनको पेंशन दी जाए, लोन वेवर करा दिया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो चीजें लिखी गई हैं उनको सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाए। अब हमारे देश में सरकार पर सवाल उठाने का सबको हक है। सबको हक है हमारे देश में सरकार के सामने अपनी डिमांड्स को रखने का। लेकिन यह बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और शॉकिंग था देखना कि किस तरह से सरकार की पुलिस ने इनको यहां पे ट्रीट किया। वाटर कैनन्स, टीयर गैस और कई जगह रिपोर्ट किया गया कि प्लास्टिक बुलेट्स भी इन पर छोड़ी गई थी। एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ने एक वायलेंट मोड़ ले लिया 2 अक्टूबर को। और आयरनी की बात यह है दोस्तों कि 2 अक्टूबर को यहां पे गांधी जयंती होता है हमारे देश में। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस और पीस होता है इस दिन। 2 अक्टूबर को ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। आप देख सकते हैं कितना रिस्पेक्ट दिया है इस नारे को हमारी सरकार ने 2018 में। आज के दौर में दोस्तों कहीं ना कहीं एक नया ट्रेंड सा बन गया है। जो भी सरकार के ऊपर सवाल उठाता है या अपने हक के लिए आवाज उठाता है, उसको एंटी नेशनल का टैग दे देना या अर्बन नक्सल का टैग देना बड़ी आम बात हो चुकी है। और यही चीज देखने को मिली इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी सरकार के सपोर्टर्स के द्वारा। टाइम्स ऑफ इंडिया पे टॉप कमेंट देखिए क्या है यहाँ पे। दे आर ऑल पेड सपोर्टर्स, नॉट फार्मर्स, कम्युनिस्ट एंड नक्सल्स आर बिहाइंड दिस, यूज फोर्स एंड एविक्ट देम फ्रॉम कैपिटल। कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है जब कुछ लोग हमारे देश में ये सोचते हैं कि कोई भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो नक्सल हो गया या एंटी नेशनल हो गया, उनके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करो, उनको मारो पीटो। यहां पर 2 अक्टूबर की रात को फाइनली बैरिकेड्स हटा दिए गए और किसानों को सरकार से मिलने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला। सरकार ने इनकी कुछ डिमांड्स मान ली और कुछ डिमांड्स यहां पे नहीं मानी, लेकिन प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया गया। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 200 से ज्यादा फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस पूरे देश भर से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने कहा है कि नवंबर एंड में ये एक और डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे फार्मर्स के लिए। वेस्ट बंगाल के इस्लामपुर शहर से इससे भी ज्यादा भयानक वायलेंस रिलेटेड खबर सुनने को मिली, जहां पे 2 स्टूडेंट्स की मौत हो गई एक प्रोटेस्ट में। अलेज किया जा रहा है कि पुलिस ने स्टूडेंट्स पे गोली चलाई, जहां पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे एक उर्दू टीचर की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें उर्दू टीचर नहीं चाहिए, हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स के टीचर चाहिए। यहां पर पुलिस ने गोली चलाई, ये एलेज किया जाता है, लेकिन पुलिस कहती है कि उन्होंने ये गोली नहीं चलाई है। यहां पर इस इंसिडेंट के बाद वेस्ट बंगाल की बीजेपी स्टेट यूनिट ने एक बंगाल बंद कराने का ऐलान किया इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। 26 सितंबर को एक बीजेपी लीडर को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो स्पीच दे रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि पुलिस पर अटैक करो। यहां पर 26 सितंबर को बंगाल बंद के चलते एक बच्चों की स्कूल बस पर भी अटैक किया गया। इसमें टीएमसी, जो वहां की रूलिंग पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, कहती है कि बीजेपी के सपोर्टर्स ने स्कूल बस पे अटैक करवाया, बंगाल बंद के सपोर्टर्स ने अटैक कराया और बीजेपी टीएमसी को ब्लेम करती है यहां पे। इसके बाद 2 अक्टूबर को एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें कि एलिजिडली टीएमसी के पार्टी वर्कर्स एक बीजेपी की पार्टी वर्कर को मार रहे हैं, एक बुजुर्ग औरत को यहां पे मार रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और 2 अक्टूबर को एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ बंगाल में, जिसमें कि एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। एक बंगाल के मिनिस्टर ने कहा कि यह ब्लास्ट उसी की तरह ही है जो बाकी आरएसएस ने ब्लास्ट करवाए हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आरएसएस को ब्लेम करते हुए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बहुत से वायलेंस के इंसिडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें कि कुछ इंसिडेंट्स में बीजेपी को ब्लेम किया जाता है, कुछ इंसिडेंट्स में टीएमसी को ब्लेम किया जाता है, और ऑब्वियसली दोनों ही पार्टी एक दूसरे को ब्लेम कर रही है यहाँ पे।
दोस्तों हमारे इंडियन रुपी की कीमत कितनी तेजी से नीचे गिर रही है आज के दिन, वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीने में कितनी तेजी से नीचे गिरा है कि आज के दिन $1.74 के बराबर हो गया है। लेकिन आपने जो नहीं देखा होगा वो ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस और सरकार में बैठे लोग इसके बारे में क्या कहने लग रहे हैं। हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी इस बारे में कहते हैं दोस्तों कि दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर इंडियन रुपी। इंडियन रुपी इज ऑन अ गोल्डन रन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, एक्चुअली में पीयूष गोयल जी ये मानते हैं कि इंडियन रुपी की ये बेस्ट परफॉर्मेंस चल रही है पिछले 15 सालों में। उनसे रीजन पूछा गया तो वो कहते हैं क्योंकि इंडियन रुपी इज ओनली डिप्रिशिएटेड 7% इन द लास्ट 5 ईयर्स। अब सच क्या है दोस्तों, वो 2013 की पीक से कंपैरिजन कर रहे हैं जब इंडियन रुपी 69 तक पहुंच गया था 2013 में एक पॉइंट पर। लेकिन असली में हमें कंपैरिजन करना चाहिए जब सरकार बदली थी उससे। सरकार जब बदली थी तब इंडियन रुपी 58 रुपीज था और आज के दिन धीरे धीरे बढ़ के वो 74 हो गया। तो ये डिप्रिशिएशन कोई 7% का नहीं है पीयूष गोयल जी, ये 25% का डिप्रिशिएशन है। अगर आप ये मानते हैं कि इंडियन रुपी की बेस्ट परफॉर्मेंस चल रही है, मुझे नहीं लगता कोई भी हमारे दर्शकों में से आप पे यकीन करने वाला है यहाँ पे। अगली खबर में चलते हैं दोस्तों। 25 जुलाई 2018 को हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ने एक नई रिपोर्ट निकाली थी। ये रिपोर्ट बताती थी कि मोदी सरकार का जो नया फॉर्मूला है जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेट करने का, उस फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस सरकार के टाइम पे जीडीपी ग्रोथ क्या होना चाहिए था। आपको पता ही होगा कि मोदी सरकार जब आई है तो इन्होंने अपना जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बदल डाला था। ये मैंने एक वीडियो में बताया था पहले। इस फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस सरकार के अंदर क्या जीडीपी ग्रोथ रेट होना चाहिए था, तो ये वो रिपोर्ट ने बताया था और पता चला था कि कांग्रेस सरकार के अंदर इंडिया ने अपनी हाईएस्ट एवर जीडीपी ग्रोथ रेट अटेन करी थी, जो कि 10% से ज्यादा थी। अब मसला क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों कि इस रिपोर्ट के पब्लिक होने के कुछ ही दिन बाद हमारी सरकार ने अपनी सरकारी वेबसाइट से रिपोर्ट ही हटा दी। इन्होंने पहले रिपोर्ट हटा दी वेबसाइट से और बाद में एक ड्राफ्ट के अलग सेक्शन में डाल दी। जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो कहते हैं ये क्या है ना, ये रिपोर्ट असल में एक ड्राफ्ट है, ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स नहीं है, हम अभी भी अपनी कैलकुलेशन करने ही लग रहे हैं, इसलिए हमने इस रिपोर्ट को एक ड्राफ्ट सेक्शन के अंदर डाल दिया है। मतलब अब देखिए दोस्तों कि जब भी ऐसा कोई डेटा निकल के आता है जिससे सरकार बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो उस डेटा को दबाने की कितनी कोशिश की जाती है यहाँ पे, उस डेटा को ट्विस्ट करके एक अलग नजरिए से दिखाने की कितनी कोशिश करी जाती है। चाहे वो इंडियन रुपी की बात हो, चाहे इस जीडीपी ग्रोथ वाली रिपोर्ट की बात हो, चाहे वो उस पेट्रोल वाले ग्राफ की बात हो। कुछ दिन पहले इन्होंने एक ग्राफ निकाला था जिसमें कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते थे कि ये जो पेट्रोल प्राइसेस हाल ही में बढ़ने लग रहे हैं ना, ये एक्चुअली में बढ़ नहीं रहे हैं, ये नीचे गिरने लग रहे हैं। पता नहीं किस टाइप का ये मैथ्स, किस टाइप की लॉजिक इस्तेमाल करके ये दिखाना चाह रहे थे कि ये देखो ये ग्राफ तो नीचे जा रहा है पेट्रोल प्राइसेस का। लोग नहीं बेवकूफ़ बने इस बात से, वो अच्छी बात है, और लोगों ने अपना दबाव बनाए रखा सरकार पे, जिसकी वजह से शायद सरकार ने पेट्रोल के प्राइसेस कुछ कम कर दिए हैं, 5 रुपए से कम कर दिए गए हैं। अच्छी बात है, ज़्यादा कम नहीं किए गए हैं, लेकिन एक शुरुआत के लिए कुछ तो कम किए हैं यहाँ पे। अगली खबर में दोस्तों, जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट और वाटर कंजर्वेशनिस्ट राजेंद्र सिंह, जिनको वाटर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी गंगा की यात्रा शुरू करी है। गंगा के बारे में, गंगा की सफाई के लिए अवेयरनेस रेस करने के लिए 5000 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, जो कि 105 दिन चलेगी और जनवरी 2019 में खत्म होगी है। इनके साथ 20 अलग अलग साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट भी जुड़े हैं। मुझे लगता है दोस्तों ये हर हिंदुस्तानी का, हम सब लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि राजेंद्र सिंह जैसे लोगों को यहां पर हम सपोर्ट करें। अच्छी खबरों की बात करें दोस्तों तो 7 अगस्त 2018 को दुनिया का सबसे पहला थर्मल बैटरी प्लांट आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया चीफ मिनिस्टर नायडू के द्वारा। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। थर्मल बैटरीज एक एनर्जी स्टोरेज का ऑल्टरनेटिव तरीका है। हमारे स्मार्टफोन्स, हमारे लैपटॉप्स में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी काफ़ी डिसएडवांटेजेस होती हैं कि आप उसको बड़े स्केल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म के लिए इतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये थर्मल बैटरीज जो एक नई टेक्नोलॉजी है, काफ़ी एडवांटेजेस देती है लिथियम आयन बैटरी से कंपैरिजन में। एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर है इस टेक्नोलॉजी का। इसको इलेक्ट्रिक कार्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलर एनर्जी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको रात के टाइम पे यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए भी थर्मल बैटरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है।
एनर्जी की फील्ड में आगे चलते हैं तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि ये ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं कि अगले 5 साल में हमारे देश में इलेक्ट्रिक कार्स का शेयर 15% हो जाएगा। यानी जितनी भी गाड़ियां हमारे देश में हैं आज के टाइम पे, उनमें से 15% गाड़ियां इलेक्ट्रिक कार्स होंगी आज से 5 साल बाद। ये ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं इसके लिए। हालांकि एक्चुअली में यहाँ पे कितना काम हुआ ये नहीं पता, लेकिन इस ब्लूप्रिंट तैयार करने को भी मैं एक अचीवमेंट मानूंगा, क्योंकि हमारी सरकार की जो बाकी प्रोमिसेस होती है ना, वो बिना किसी ब्लूप्रिंट के लगती हैं। जैसे कि 2022 तक हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो जुमले ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्लूप्रिंट है, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, तो इस पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है मुझे लगता है। 27 अगस्त 2018 को दोस्तों हमारे देश की पहली बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट टेस्ट करी गई देहरादून से लेकर दिल्ली तक स्पाइस जेट के द्वारा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, क्योंकि जो एरोप्लेन्स में फ्यूल डलता है वो एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स होता है पोल्यूशन का और कार्बन एमिशंस का। और उस फ्यूल को अगर रिप्लेस कर दिया जाए बायोफ्यूल से, जो कि एग्रीकल्चर रेजिड्यूज से बना होता है या फिर आपके कूड़े से बना होता है, तो पोल्यूशन में बहुत रिडक्शन आता है, कार्बन एमिशंस में बहुत रिडक्शन आता है। ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि बायोफ्यूल यूज़ करने से एरोप्लेन्स में 50 to 70% का रिडक्शन आएगा कार्बन एमिशंस में। तो एक हिस्टोरिक ओकेजन है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में सिर्फ गिने चुने देश ही ऐसे हैं जो बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट्स को टेस्ट कर पाए हैं यहाँ पे। 2007 में पहली बार था जब पहली बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट उड़ाई गई थी दुनिया में। एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों आंध्र प्रदेश की तरफ से, कि इसे रैंक नंबर 1 मिली है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पूरे देश भर में। यानी पूरे देश भर में ये नंबर 1 स्टेट है रहने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में। ये रैंकिंग निकाली है हमारी अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में, और रैंक 2 और रैंक 3 पे आई हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और आज की आखिरी अच्छी खबर में दोस्तों, हमारे केरला के कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। ये एक इन्वायरमेंटल अवार्ड है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवार्ड मिला है क्योंकि वो दुनिया का पहला फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने पॉलिसीज रिन्यूएबल एनर्जी के फेवर में बनाई हैं। अब यहां पर अगर मैं आपको खुल के बताऊं दोस्तों, तो पर्सनली मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये अवार्ड डिजर्व नहीं करते हैं। इसके रीजंस मैं आपको बताता हूं। हम यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे देखेंगे कि क्यों इनको ये अवार्ड दिया गया, तो उसमें लिखा है फॉर चैंपियनिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड प्रमोटिंग न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन और एनवायरमेंटल एक्शन। तो एक चीज तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी मोदी सरकार की रही है इनकी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी में, जिस तरह से इन्होंने सोलर एनर्जी को और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी को पुश दिया है यहाँ पर। लेकिन आगे यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर लिखा है फॉर मोदीज अनप्रेसिडेंटेड प्लेज टू एलिमिनेट ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक इन इंडिया बाय 2022। अब यहां पे आप मसला देख रहे हैं क्या है, मोदीज प्लेज 2022। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने अवार्ड दिया है। एक मेजर रीजन जो अवार्ड देने का रहा है वो प्रधानमंत्री जी की एक प्रॉमिस है जो कि वो 2022 में फुलफिल करेंगे। और आपको तो पता ही है हमारी प्रधानमंत्री जी के प्रॉमिसेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, कितने अच्छे दिन उन्होंने फुलफिल कर दिए हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को जुमलों के बारे में नहीं पता है मुझे लगता है, इसलिए। और एक रीज़न तो ये है कि ये जुमला निकल सकती है प्रॉमिस, और दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज बनाए गए हैं, जो मैंने फॉरेस्ट पॉलिसी वाले वीडियो में बताया था, एयर पोल्यूशन वाले वीडियो में बताया था, इंडिया की रैंकिंग इन चीज़ों में नीचे गिरती जा रही है। 177 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स पे हमारी रैंक है, जो कि 2016 में 141 पे थी। दुनिया की टॉप 10 मोस्ट एयर पोल्यूटेड सिटीज़ की रैंकिंग में अब सारी ही सिटीज़ इंडिया की हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस को इन चीज़ों को भी फैक्टर करके देखना चाहिए था कि नेशनली क्या पॉलिसी रही है यहाँ पे हमारी सरकार की इन्वायरमेंट के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। इन सब के बेसिस पे मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अवार्ड डिजर्व नहीं करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँ। मैं मानता हूँ 10th एपिसोड में थोड़ी देरी हो गई थी, 9th एपिसोड और 10th के बीच में काफ़ी गैप था। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए आपको कैसे लगते हैं ध्रुव राठी शो के एपिसोड्स, और फ्यूचर में मुझे ऐसे वीडियोज़ बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।